हेलो दोस्तों, मैंने पहली बार ही सीटेट की परीक्षा में किस प्रकार 120 प्लस अंक प्राप्त किया और लगातार किस प्रकार 3 बार इस एग्जाम में सफल हुआ हूं। अगर आप लोग भी हमारे वीडियो के इस थंबनेल को देखकर आए हैं तो आप लोग भी इस जादू को दोहरा सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी है एक सही रणनीति अपनाने की। यहाँ पर सही रणनीति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रणनीति तो हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन अगर वो रणनीति सही है तो आप एग्जाम में सफल हो जाएंगे और रणनीति अगर आपकी गलत है तो आप एग्जाम में असफल कहलाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि सीटेट की परीक्षा के लिए आखिरकार तैयारी की एक सही रणनीति क्या हो। यह कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके सामने अगर आप देख रहे होइएगा तो यहाँ पर लगभग 9 पॉइंट्स लिखे गए हैं। अगर आपको इन 9 पॉइंट्स की अच्छे से जानकारी हो जाती है तो आप सीटेट की परीक्षा को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स के पास जाके लटक जाएं। अगर आप जनरल हैं तो 89 के पास, कुछ लोग के 87 मार्क्स, इस तरीके से आप बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स के पास जाकर अटक जाएं और आप परेशान रहेंगे, लेकिन सीटेट का एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। और इसी बीच केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, बिहार सरकार की वैकेंसी हो, तो इसको आप वैकेंसी आती जाती रहेगी, लेकिन इसमें आप अपीयर नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अंकित गर्ग है और मैं सीतामढ़ी जिले बिहार का निवासी हूं और मैंने सीटेट एग्जाम को लगातार 3 बार क्वालिफाई किया है, जिसका मार्क्स आपको ऊपर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सीटेट एग्जाम है, ये एग्जाम क्या है, परीक्षा के बारे में जानकारी। अगर आप इस एग्जाम के बारे में जानकारी रख लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी रखना कहलाता है कि आप उस एग्जाम को वहीं पर आधा क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपको उस एग्जाम के बारे में बिल्कुल सटीक, स्पष्ट, सही जानकारी हो तो आप उस एग्जाम को वहीं पर आधा क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर उस एग्जाम में जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने समस्या ये खड़ी होगी कि आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम किस तरीके से है, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, ये सब नहीं पता होगा तो आप फिर वहाँ पर आपका जाना आपको असफल बना सकता है। तो जो लोग नए हैं यहाँ पर, उन लोगों को सबसे पहले तो बता दें कि सीटीईटी की जो एग्जाम है, इसको सीटेट भी कहा जाता है, यह केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक एग्जाम है। यह एग्जाम केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है और यह एग्जाम इसलिए आयोजित करवाया जाता है ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि केंद्र सरकार में या फिर किसी राज्य सरकार में शिक्षक बनना चाहते हैं, सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही क्यों कहें, बल्कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए सीटेट का एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में नहीं पढ़ा सकते हैं। यह इस एग्जाम की महत्ता है। अगर इसी को बात बदल के अगर आपसे थोड़ा कहा जाए तो आप यह भी कह सकते हैं कि सीटेट का एग्जाम टीचिंग लाइन का आईएएस एग्जाम है। आप इसको टीचिंग लाइन के आईएएस एग्जाम के बराबर रख के देख सकते हैं। आप भले आईएएस बने या ना बने, लेकिन आपकी कलम से बहुत लोग आईएएस बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर कि आपने शिक्षक का पेशा चुना है और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं और आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो बच्चे आईएएस बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, उनमें से कुछ टीचर बनेंगे, इसी तरह से अलग अलग पेशे में जाएंगे। इस बात को आपको गर्व होना चाहिए। इसको टीचिंग लाइन का आईएएस एग्जाम इसलिए मैंने कहा है क्योंकि इस देश में फिलहाल टीचिंग लाइन में सीटेट से बड़ा कोई एग्जाम आयोजित नहीं होता है। केंद्र सरकार के द्वारा यह एग्जाम आयोजित करवाया जाता है और हर साल 10 लाख के करीब जो छात्र हैं इस एग्जाम में बैठते हैं और पास होने वालों की संख्या बड़ी मुश्किल से 1.5 से 2 लाख के आसपास ही है। यह संख्या कम है। अगर आप देखेंगे कि जो छात्र इसमें अपीयर होते हैं उन छात्रों से तुलना करके देखेंगे तो यह संख्या को कम दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ एक समस्या और क्या है कि कई छात्र इस एग्जाम में बार बार बैठते हैं, हर साल बैठते हैं, इसके बावजूद पास नहीं हो पा रहे हैं। क्यों पास नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो रणनीति है, पढ़ने का तरीका है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर तो ये बात हम लोगों ने की सीटेट एग्जाम की।
और सीटेट एग्जाम के बारे में कि यह एग्जाम क्या होता है आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर में लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो हम लोगों ने पहले बनाया है, यहाँ पर विस्तार से दोबारा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है कि इस एग्जाम में बैठने के लिए योग्यता क्या है, यानी कौन लोग बैठ सकते हैं इस एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोगों को जानना जरूरी है कि सीटेट के एग्जाम में बैठने के लिए कि या तो आपको बीएड या फिर डीएलएड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। चाहे आपने बीएड की पढ़ाई की हो या फिर डीएलएड की पढ़ाई की हो, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो लोगों को बहुत लोगों को नहीं पता है कि बीएड एग्जाम या डीएलएड में आप लोग जब नाम लिखवा लेते हैं अपना, इस कोर्स में नामांकन के जस्ट बाद भी आप लोग सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। यह पूर्णतः वैलिड है और इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यह सर्टिफिकेट भी पूर्णतः मान्य होगा। किन्हीं के कहे में बहकावे में आप लोग नहीं जाइएगा कि एक साल पूरा हो जाएगा आपके बीएड का या फिर डीएलएड का तब आप सीटेट एग्जाम में बैठ सकते हैं, या फिर पूरा ये दोनों कोर्स हो जाने के बाद बैठ सकते हैं। इस तरह का गलतफहमी मन में बिल्कुल मत पालिएगा। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना के इसके साथ साथ एनसीटीई जो कि शिक्षकों के लिए नियम बनाने की सबसे बड़ी संस्था है, एनसीटी के जो रेगुलेशन है इनको आधार बना के इसके साथ साथ खुद सीबीएसई क्या मानती है, यह जो सीटेट का एग्जाम है यह सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है, खुद सीबीएसई क्या मानती है, इन तीन को आधार मानकर इनके जो द्वारा जो प्रूफ दिए गए हैं इन प्रूफ की चर्चा एक अलग वीडियो में की है, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि आप बीएड या डीएलएड का कोर्स करते हुए भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, पूर्णतः यह वैलिड है। ऊपर में लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि हम लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों की प्रकृति क्या है। ये प्रश्न क्या सरल पूछे जाते हैं या फिर जटिल किस्म के होते हैं। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना जरूरी है कि सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मिक्स तरीके के प्रश्न होते हैं। न केवल ये प्रश्न सरल है और न सारे प्रश्न जटिल हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप इस प्रश्न को देखिए कि पियाजे के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम हम ले रहे हैं कि पूछा गया प्रश्न है ये सीटेट के एग्जाम में कि पियाजे के अनुसार पहले भाषा आती है या पहले विचार आता है। ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। यहां पर होता लिखा गया है, आता लिख देते हैं, या पहले विचार आता है। दूसरी तरफ आप दूसरा प्रश्न देखिए, दो प्रश्न आपके सामने में डाला जा रहा है। ये पहला प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न आपके सामने में डाला जा रहा है कि दिव्यांग बालक के साथ, यहां पर लिख रहे हैं दिव्यांग बालक के साथ कक्षा में किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। कक्षा में किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, यहाँ बस व्यवहार लिख के हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ दो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है। अगर आप दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो क्या इसके लिए कोई विशेष पढ़ाई करने की जरूरत है या फिर आप इस प्रश्न को बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी इंसान से पूछा जाए कि कोई अगर दिव्यांग बालक है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, तो आप बताएंगे कि उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। सहानुभूति के व्यवहार के साथ साथ उनको भी दूसरे बच्चों के समान, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल के पढ़ने का, खेलने का अवसर मिलना चाहिए। क्या यह बात जानने के लिए क्या कोई विशेष पढ़ाई करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप पहले प्रश्न को देखते हैं कि पियाजे के अनुसार पहले भाषा आती है या पहले विचार आता है, ये प्रश्न आपने बचपन से आज तक नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है, संभव है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप देखिए कि सीटेट के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों की प्रकृति दोनों तरह की है। सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के एग्जाम्पल में देखा, और जटिल किस्म के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन से स्पष्ट है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि जटिल प्रश्न अगर है तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
हम लोग सीटीएट की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। इसके बाद जटिल किस्म के भी जो प्रश्न होंगे इनको आप बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। उतनी ही आसानी से आप इनको सॉल्व करेंगे जितनी आसानी से आपने बिना पढ़े दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इसके लिए आपको मैंने पहले पढ़ाया नहीं है, बल्कि ये तो आपकी खुद की समझ है। तो आपके अंदर हम लोग इस समझ को भी डाल देंगे। जैसे पेनड्राइव में डाला जाता है वैसे आपके दिमाग में पेनड्राइव लगा के इस चीज़ को डाल दिया जाएगा कि ये जो जटिल प्रश्न है इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सीटेट के एग्जाम में बैठने से पहले आपको प्रश्नों की प्रकृति के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रश्नों को समझते हैं कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, तो एग्जाम को क्वालिफाई करना सरल हो जाता है। तीसरा जो यहाँ पर है, ये प्रश्न तो ऐसा है अध्ययन सामग्री की कितने किताब पढ़ने चाहिए। बहुत सारे लड़के हैं, मुझे बहुत सारे लड़कों के मैसेज मिलते रहते हैं। बहुत लड़के राह चलते भी पूछते हैं कि सर बताइए कि हम लोग कौन सी किताब पढ़ें सीटीएट के लिए, और अगर पढ़ते हैं तो कितनी किताब पढ़नी चाहिए, कितनी किताब पढ़नी चाहिए हम लोग को। एक किताब से क्या हो जाएगा, या फिर इसके लिए हम लोग को 3-4 किताब की जरूरत है। अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में कभी न कभी आ गया कि क्या केवल एक किताब पढ़ना चाहिए या फिर हम लोग को 3-4 किताब पढ़नी चाहिए, अगर ये प्रश्न आ गया इसका मतलब आप सीटीएट पास करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप आश्चर्य में पड़ गए होइएगा कि सिर्फ ये प्रश्न आ जाने से हम लोग सीटीएट के पास करने की दिशा में आगे कैसे बढ़ गए कि एक किताब से पढ़ना चाहिए या 3-4 किताब से पढ़ना चाहिए। इस बात को आप समझिए, क्योंकि आपने जैसे ही सोच लिया कि एक किताब में तो सारा कुछ दिया नहीं हुआ है और 3-4 किताब में हमको मटेरियल पूरा मिल जाएगा, आपके दिमाग में जैसे ही ये बात घुसी वैसे ही आपने अपनी समझ का दायरा बढ़ा लिया और अब आप प्रश्नों को सिर्फ एक जगह से नहीं खोजेंगे, 3-4 जगहों से खोजने का प्रयास करेंगे। और इस क्रम में क्या होगा कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी एकमात्र किताब नहीं है, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीटीएट की तैयारी में ऐसी एक भी किताब नहीं है बाजार में उपलब्ध जिसमें सारे के सारे प्रश्न आपको, ये जो सीटीएट की एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन होते हैं। 2 पेपर होते हैं सीटीएट के एग्जाम में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपको क्लास 1 to 5 के लिए है और पेपर 2 आपको क्लास 6 to 8 के लिए है। तो चाहे यहाँ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हो या यहाँ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हो, बाजार में उपलब्ध ऐसी कोई भी किताब नहीं है। चाहे आप बीएड की पढ़ाई के समय या डीएलएड की पढ़ाई के समय भी आप किताब क्यों नहीं उल्टा लीजिए, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में भी जो किताब होगा आप उन सारी किताबों को उल्टा जाइए। मैं दावे के साथ करता हूं ऐसी एक भी किताब नहीं है जिसमें सारा मटेरियल एक ही जगह पर दिया हो। आप परेशान हो जाएंगे। कुछ चीज आपको एक किताब में मिलेगी, कुछ चीज दूसरी किताब में मिलेगी, कुछ चीज तीसरी किताब में, कुछ चीज चौथी किताब में। अब आप कहेंगे कि इनमें से कौन सी किताब को लेकर चले। और अक्सर तो देखने में आता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड या डीएलएड करते हुए भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। तो अगर आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं तो आप उन किताबों के साथ साथ यहाँ पर सीटीएट के लिए आखिरकार कितनी किताबें पढ़ेंगे। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप कोई भी किताब यहाँ पर लेकर नहीं चलिए, मत पढ़िए। इसको काट दिया हमने। आप रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं। किताबों की महत्ता से भला कौन इनकार कर सकता है। किताबें महत्वपूर्ण है, इससे कोई भी इनकार इस दुनिया में नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए काटा गया है कि आप अगर एक ही किताब को लेकर चल रहे हैं या फिर मान लेते हैं कि 3 से 4 भी किताब को लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं, आप यह कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसी किताब में से आने वाला है, इसी किताब से सीटीएट का पूरा सिलेबस तय हो कवर हो रहा है। ऐसी कोई भी किताब नहीं है, आपको बता दें। और आप ऐसी किताब को खोजने में अगर अपना समय लगाते हैं तो आपका समय तो व्यर्थ होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपका पैसा भी व्यर्थ होगा। इसलिए यह क्वेश्चन ही बिल्कुल बेमानी हो गया कि हम लोगों को कितनी किताबों से पढ़ना चाहिए। आप हम लोगों का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक सीटीएट का जो पूरा सीरीज चलाया जा रहा है, इन वीडियो को देखिए, क्योंकि ये किताब आपको 1, 2, 3, 4 किताब नहीं बल्कि 50 से 60 किताबों को आपस में मिलाकर बनाया गया है। और आप जब उन 60 किताबों को खोजने जाएंगे
तो कहीं किसी किताब में एक जगह पे एक चीज़ है, दूसरे में दूसरी चीज़ है, तो परेशानी आपको होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है कि पढ़ने का सही तरीका कौन से होना चाहिए, कि कितने घंटे पढ़ें हम सीटीएट एग्ज़ाम के लिए। सीटीएट एग्ज़ाम के लिए कितने घंटों की पढ़ाई आखिरकार पर्याप्त है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि 6 घंटे पढ़ते थे हम रोज़ तब जाके पास किए, कुछ लोग बोलेंगे 2 से 3 घंटे, कुछ लोग ऐसे महारथी मिलेंगे जो आपको 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई में ही वो बोल देंगे कि हम इस एग्ज़ाम को पास कर गए। अब आप लोग को समझना है कि आखिरकार कितने घंटे की पढ़ाई पर्याप्त हो। देखिए, अगर कोई भी आपको बताता है कि केवल 1 घंटा पढ़ लो या 3 घंटा पढ़ लो या 4 घंटा पढ़ लो, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसलिए गलत बोल रहा है क्योंकि आपकी क्षमता क्या है इसकी बात की जानकारी आपसे बेहतर भला किसको हो सकता है। अगर आप एक रोटी खाकर ही संतोष कर लेते हैं, एक रोटी में ही आपका पेट भर जाता है, तो आपके लिए केवल एक रोटी ही काफ़ी है। अगर आपका पेट 8 रोटी में भरता है तो आपके लिए 8 रोटी की ज़रूरत है। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई में सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हम कर जाएंगे। आप देखिए कि जो प्रश्न का लेवल है इसके हिसाब से मुझे कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। क्या मैं 1 घंटा की पढ़ाई करता हूँ तो इसमें मेरा काम चल जा रहा है। अगर 1 घंटे में चल जा रहा है तो 1 घंटा पर्याप्त है। क्या 4 घंटे में मेरा काम चल जा रहा है तो 4 घंटा ही आपके लिए पर्याप्त है। तो आपके लिए कितने घंटे जरूरी है इसका निर्धारण आपको खुद करना है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मेरा यह मानना है कि सीटेट की पढ़ाई के लिए प्रत्येक दिन 1 घंटा अगर आप लेके चलते हैं और 3 से 4 महीना देते हैं तो यह आपके लिए पर्याप्त है। यह उन लोगों के लिए है जो एवरेज स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए है। बाकी तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ज़रूरत कितनी है और इस हिसाब से आप अपना रूटीन बनाकर सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सीटेट की तैयारी करते समय आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी जरूर देखना है। अगर आप इनको नहीं देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, जरूर देखना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने से एक फायदा तो ये होता है कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि पहले इस एग्जाम में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आखिरकार किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस सेक्शन पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किन चीज़ों को पढ़ता है और किन चीज़ों को छोड़ना है। इस बात की जानकारी हो गई तो आपका समय बचेगा, मेहनत बचेगा और दिमाग में खाली जगह बचा रहेगा ताकि आप अच्छी चीज़ों को दिमाग के अंदर घुसा सके। वरना पता चलेगा कि व्यर्थ की चीज़ें इतनी आपके दिमाग में घुसती चली जा रही हैं जिनका कोई काम नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाने वाले हैं। हम लोग हर एक वीडियो में आपको दिखा देंगे, आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे नोट करवा देंगे कि ये चीज़ पूछा जाने वाला है एग्जाम में, वो चीज़ एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछेगा आप हमारे वीडियो डिसलाइक करके चले जाइएगा, चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। मुझे इस बात से कोई बहुत ज़्यादा मलाल नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं इस बात को यहाँ पर विश्वास के साथ करता हूँ तो इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं इस एग्जाम को 3 बार 120 प्लस अंकों के साथ क्वालिफाई किया है। तो आप इस बात को मान सकते हैं कि मेरे पास कुछ तो अनुभव होगा। मैं यूट्यूब के उन अन्य टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो खुद कभी एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, क्वालिफाई नहीं किए हैं और बच्चों को कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। तो मैं उन पर यहाँ पर ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप इनको नहीं देखते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि तैयारी कब शुरू करें। यह भी बच्चों का एक बड़ा प्रिय क्वेश्चन रहता है कि सर तैयारी हम लोग को कब से शुरू करना चाहिए। क्या हम लोग बीएड में है उस समय से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, या फिर जो लोग डीएलएड कर रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम लोग पढ़ाई के दौरान तैयारी शुरू कर दें या फिर कोर्स खत्म कर लें इसके बाद तैयारी शुरू करें। सबसे अच्छा इसका उत्तर है कि आप लोग जब बीएड या फिर डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं इस समय ही आप लोग को तैयारी इसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका 2 फायदा होगा। एक फायदा तो यह है कि इससे आपके बीएड का जो एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, या फिर अगर आपके कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहा होगा तो उसमें भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जब सीटेट का एग्ज़ाम देने जाइएगा
तो वहाँ पर आपको दोबारा तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपने वही चीज़ पढ़ा है जो बीएड या डीएलएड में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो हमारे सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में भी मिलेगा, इसके साथ साथ सीटीएट में तो फ़ायदा होगा ही होगा। एक और है कि सेट प्रैक्टिस कब करें। सेट प्रैक्टिस जो ये प्रश्न है कि कब करें, तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बेहतर ये है कि जब आप एक सेक्शन को ख़त्म करते हैं, एक पोर्शन को ख़त्म करते हैं, एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं, तो उसी समय प्रयास कीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको हम बनाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग को ये आइडिया मिल जाए कि हम लोगों ने कितना आखिरकार सीखा है, क्या हम इन प्रश्नों को सही से बना पाएंगे, हमारी समझ में, हमारे दिमाग में अधिगम हुआ है कि नहीं हुआ है, हम लोगों ने सीखा है या नहीं सीखा है, लर्निंग किस प्रकार से हुआ है। तो इसका तो एक ही तरीका है बस कि आप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। और हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके सामने में, जैसे कि एक टॉपिक खत्म होगा बाल्यावस्था, एक टॉपिक है, ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा इसके साथ ही आपको बाल्यावस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर्स के, सभी प्रश्न आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम लोगों को प्रश्न बनाना है, हम लोगों से बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। एक और प्रश्न है कि परीक्षा में कब शामिल हो। इसका उत्तर पहले भी इसी वीडियो में हम लोगों ने देने का प्रयास किया था, यहाँ पे फिर से बता देते हैं कि आप जैसे ही बीएड या डीएलएड में नाम लिखवा लेते हैं, उसके बाद जब पहली बार फॉर्म आ जाता है सीटेट एग्जाम का, आप तुरंत ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इससे आपको दो फायदा होगा, फिर से बोल रहे हैं, ये फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, अगर आप पास कर जाते हैं तो ये आपका सर्टिफिकेट पूर्णतः वैलिड होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस बात पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत पड़िए। दूसरा फायदा एक होगा कि मान लेते हैं कि आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं, कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा। आप ये कैसे मान सकते हैं कि जब आप पहली बार सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, कि मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद हम बैठेंगे, और जिस दिन बैठे पता चला कि 89 मार्क्स पे ही रह गए, मतलब फिर अगले 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा या साल भर तक इंतजार करना पड़ेगा कि सीटेट का एग्जाम आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर पास करेंगे। तो बेहतर तो यही हो कि जब एग्जाम का फॉर्म आ जाए उसी समय आप अप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रश्न का भी आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरा है एक यहाँ पर प्रश्न, जो कि 8वां नंबर प्रश्न है कि भाषा कौन सी चुने। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि सीटीएट में 2 पेपर हैं, पेपर 1 है और दूसरा पेपर 2 है। इन दोनों पेपर का अगर आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस की भी चर्चा अलग से पहले की गई है वीडियो पे, ऊपर आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन दोनों पेपर में आपको 2 लैंग्वेज चुनना पड़ता है, 2 भाषा इसमें भी होगी और 2 भाषा इसमें भी होगी। ध्यान रखना है दोनों पेपर में भाषा कॉमन होती है, यानी कि जो 2 भाषा आप यहाँ पढ़ लेंगे वही 2 भाषा आपको यहाँ पर भी रह जाएगा। अक्सर तो लोग क्या करते हैं कि उसी भाषा का चयन करते हैं जिस भाषा में वो बिल्कुल निपुण होते हैं, जिस पर आपकी पकड़ बिल्कुल अच्छी हो। खास करके हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं, हिंदी भाषी प्रदेशों के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि अक्सर हिंदी और इंग्लिश का चयन करते हैं। इनका फर्स्ट लैंग्वेज अक्सर हिंदी होता है और दूसरा लैंग्वेज इनका इंग्लिश है। इसके साथ साथ कुछ लोग हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी कॉम्बिनेशन रखते हैं। अगर आप चाहिए तो इंग्लिश के साथ संस्कृत रख सकते हैं। इस तरह से आप लगभग 15 भाषा दी गई है सीटेट के द्वारा। इन 15 भाषा में से कोई 2 भाषा जिस पर आपकी पकड़ बिल्कुल अच्छी हो, प्रयोग के रूप में कोई भाषा मत ले लीजिएगा कि मेरा हाथ संस्कृत पे मेरी पकड़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा हाथ मजबूत नहीं है और मेरे भाई साहब ने संस्कृत लिया था, वो पहली बार में ही पास कर गए, तो मैं भी संस्कृत ले लेता हूँ, कहीं मैं भी पहली बार में ही पास कर जाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसी भाषा का चयन कीजिए जिस पर आपकी पकड़ बिल्कुल अच्छी हो, कोई 2 भाषा लेनी होती है। अंतिम प्रश्न जो है कि कितने अंकों का लक्ष्य लेकर चलें, कि आखिरकार हम लोग कितने अंकों का लक्ष्य लेकर चलें। 150 का तो क्वेश्चन पेपर होता है, 150 में क्या 90 अंक का लक्ष्य लेकर चले या 110 का लेकर चले, 120 का, या फिर 150 में 150 का। कुछ लोग का तो लक्ष्य ये भी हो सकता है कि 150 में 150 का लक्ष्य को लेकर चलेंगे। यहाँ भी आपको बता दें, अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ,
कि बेहतर तो ये हो कि आप कभी भी 90 का लक्ष्य लेकर नहीं चलिए। भले आपका रिजर्वेशन भी हो, क्यों रिजर्व कैटेगरी से भी आते हो और आपको 87 पे पास हो, तो 87 का लक्ष्य लेकर मत चलिए। अगर आप 82 पे पास हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, जैसे कि बिहार में महिला 82 पर ही इनको पास माना जाता है, तो 82 का आप लक्ष्य लेकर मत चलिए। 82 का लक्ष्य लेकर चलेंगे 78 पर रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा संभावना है। 90 का लक्ष्य लेकर चलेंगे 87 पर रह जाएंगे। 87 का लक्ष्य लेकर चलेंगे, हो सकता है कि 84 पर रह जाए। बेहतर तो यह हो कि आपका टारगेट हो कि हमको 110 तो आ ही जाए, इस बार 120 तो आ ही जाए। और सबसे अच्छा तो हो कि इस बात का ही टारगेट क्यों ना लेकर चले कि हमको 150 में 150 आ जाए। ये हो जाए तो क्या कहना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आप लोगों के लिए जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपके सीटीएट की एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने बस ये समझाया कि सीटीएट परीक्षा की जो तैयारी की सही रणनीति है, ये सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।